बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 7 जुलाई और दिन है बुध का। मुल्की मंजरनामे से कुछ अहम खबरें आज के व्लॉग में शामिल करेंगे। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की परेशानी में हर आने वाले दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो उनकी तशवीश बढ़ रही है। इस सिलसिले में राब्ते हो रहे हैं, मुशावरत हो रही है। आखिर ऐसा क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही मुल्की मुस्तकबिल के हवाले से कुछ बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी खबरें। 74 साल के बाद मुल्की ख़जाने तलाश करने का फ़ैसला हुआ है। ज़मीन की तहों में छुपे वो ख़जाने जिनको अभी तक तलाश नहीं किया जा सका, उसके ऊपर आज एक पॉलिसी तश्कील दी गई है। गो कि ये कोशिशें पहले भी हुई, लेकिन आज इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है वो आपको बताऊंगा। वज़ीर आज़म जब से बलूचिस्तान और गवादर का दौरा करके आए हैं, उसके बाद से तकरीबन अब 48 घंटे हुए हैं। 48 घंटों में 2 बहुत ही अहम और बड़े फ़ैसले किए गए हैं इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से, उस पर बात करेंगे। और साथ ही लोड शेडिंग जब इस वक्त अरूज पर रही है इन पिछले कुछ दिनों में, इस दौरान हुकूमत ने एक क्लेम किया है, आज दावा किया गया है कि मुल्की तारीख में पहली बार बिजली की रिकॉर्ड तरसील हुई है। आज के दिन कितने मेगावाट बिजली तरसील की गई और पहले क्या रिकॉर्ड था, उस पर बात करेंगे। और आपसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आपके इलाकों में क्या सूरत हाल है, हुकूमत का यह दावा किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त और शानदार खबरों के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त एक्सपोर्ट लेड इकानमी के विजन के ऊपर अमल दरामद करते दिखाई दे रहे हैं। मैंने 2-3 व्लॉग्स में आपको कंसेक्टिव बताया कि इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी को तेज़ी से स्टेबल करने के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर इन्हिसार करना होगा, यानी एक्सपोर्ट लेड इकानमी, ऐसी इकानमी जिसमें हर चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, इम्पोर्ट कम से कम हो रही है, ताकि हमारा मुल्की ज़र मुबादला बढ़ सके। लेकिन सवाल ये है कि हम एक्सपोर्ट क्या करें, पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जिसे एक्सपोर्ट करके हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हमारी टेक्सटाइल गारमेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त एक्सपोर्ट हो रही हैं और दुनिया भर में उसकी अपनी एक अलग पहचान है, इसलिए उसके ऊपर तेज़ी से काम हुआ। उसके नताइज भी आपने देखा बहुत जल्दी सामने आए। लेकिन मसला ये पेश आया कि हमारे पास मशीनरी कम पड़ गई इन चीज़ों के ऑर्डर पूरा करने के लिए, तो हंगामी तौर पर फिर हुकूमत ने $1 अरब की मशीनरी इंपोर्ट की ताकि हम अपने ऑर्डर्स पूरे कर सकें। अब वो मशीनरी लगना शुरू हो गई है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बर वक्त ये इकदाम हो गया। और क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी कुछ ज़रई अजनास हैं वो एक्सपोर्ट हो सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से ये जो कोविड का सारा सीन रहा है इसमें तो हमें ख़ुद चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 दिन पहले गवादर बलूचिस्तान का दौरा किया। जब से ये 48 घंटे का वक्त गुजरा है उन्होंने ये दौरा किया, उसके बाद से उन्होंने 2 बहुत ही अहम फैसले लिए हैं। नंबर 1, एक तो ज़मीन की तहों के नीचे छुपा ख़जाना तलाश करने का मिशन एक बार फिर शुरू करने का फ़ैसला किया गया। ये मिशन चंद महीनों पहले भी शुरू हुआ था और फ्रांस से ख़ुसूसी माहिरीन को बुलाया गया था और उनसे दरख्वास्त की गई थी कि पाकिस्तान की ज़मीन के नीचे या बलूचिस्तान के ज़ेर ज़मीन बहुत सारी मादनियात हैं, इनको तलाश किया जाए। फ्रांसीसी माहिरीन ने अपना काम शुरू किया। वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर एक मुआवन ख़ुसूसी मुकर्रर किया उनकी रहनुमाई के लिए, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की वजह से, कुछ का मुझे इल्म है लेकिन वो अभी मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, ये मामला थोड़ा सा रुक गया। उसके बाद अब वज़ीर आज़म ने जब दौरा किया तो उसके बाद वापस आते ही ये 12-24 घंटों के अंदर उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया। इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के लोग, बलूचिस्तान से लोग, पंजाब से और जितने जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया और बिठाकर ये बात की गई कि एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क है जो सालाना $40 अरब की जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, उसी किस्म के कुर्रा अर्ज़ पर 2 मुल्क हैं, उसी किस्म की ज़मीन है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ $6 मिलियन के कीमती पत्थरों को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि कुछ भी नहीं है। जितना अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। शायद हम उस तरह एक्सप्लोर नहीं कर सके या उसकी तलाश में अभी तक जा नहीं सके, तो हमारा मोराल भी बहुत जल्दी लोग डाउन कर देते हैं ना। हमें गैस और तेल की तलाश की ज़रूरत थी, जैसे ही शुरू किए एक नाकामी हुई, ऐसा मजाक बनाया कि बस ये पैसा ज़ाया कर दिया और फिर वो सबका सब वहीं पर रुक गया। इस बार एक कोशिश हुई, उसको किसी वजह से रोका गया और अब दोबारा अटैम्प्ट हो रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अगर तयशुदा मंसूबे के साथ आगे बढ़े तो मिनिमम कम से कम $5 अरब का
कीमती पत्थर एक्सपोर्ट कर सकता है। हमारे पास जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पास हमारी जितनी क्वालिटी नहीं है कीमती पत्थरों की जितनी पाकिस्तान के पास है, और 900 से ज़ायद इकसाम के कीमती पत्थर पाकिस्तान की सरज़मीन में हैं। और साथ ही ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जिसके पास कीमती पत्थरों का ज़ख़ीरा है, सोने समेत। आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि रेकोडेक के ज़ख़ायर पाकिस्तान के पास है। क्या क्या कुछ हुआ रेकोडेक के नाम पर और पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ा आपस की लड़ाइयों की वजह से, वो आपके सामने है। कितना जुर्माना पाकिस्तान के ऊपर आयद हुआ, फिर वो एक लंबी कहानी है। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की तारीख़ के 74 सालों में पहली बार पाकिस्तान में कीमती पत्थरों, ज़ेवरात और मादनियात के शोबे को मुल्की बरामदी सनद बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। आज ही के दिन ये शोबा अब सनद का दर्जा इख्तियार कर चुका है। और दूसरी तरफ माजी के 74 सालों में इस सेक्टर में काम करने के नाम पर मुल्की ख़जाने से अरबों रुपए निकलवाए गए और कहा गया कि इस बारे में पॉलिसी बनाई जा रही है, एक्सपर्ट्स को हायर किया जा रहा है, माहिरीन को बुलाया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ कागज़ों में रहा, किसी ने भी तवज्जो नहीं दी और ना कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई गई। लेकिन ये सब कुछ काम अब होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कमिटेड है कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी में अगर आगे बढ़ाना है तो अपने मुल्क की जो मादनियात हैं, जो कीमती पत्थर है, उसे भी एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बनाना होगा। इसमें वक्त लगेगा, ये चंद दिनों में या चंद महीनों में शायद ना हो सके क्योंकि मादनियात की तलाश का काम एक मुश्किल काम है। लेकिन फ्यूचर में अगर हुकूमत की यही पॉलिसी और यही डायरेक्शन रहा तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज के इजलास में जेम्स एंड ज्वेलरी सिटी का क़याम भी अमल में लाने का ऐलान किया है, जिसके तहत सारे जो वसाइल हैं मादनियात की तलाश के हवाले से, जो वसाइल हैं और जो कोऑर्डिनेशन है, उसको एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा। जो आपके एक्सपर्ट हैं, जो आपके हुकूमती शख्सियात हैं, आपके पास कितने वसाइल हैं, इन सारी चीज़ों को भी एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा ताकि हुकूमत को पता चल सके कि मज़ीद किस चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है, ताकि बर वक्त वो इक़दाम किए जाएँ, ताकि ये मामला अब रुके ना। तो अच्छी खबरें आएंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएंगी। एक और अच्छी खबर है, आज ही के दिन हुकूमत ने दावा किया है कि मुल्क की तारीख़ में एक दिन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बिजली की पैदावार और तरसील की गई है। यानी आज के दिन ये वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हमाद अज़हर साहब ने अपने ट्वीट में भी ऐलान किया और शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट करके बताया और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है कि मुल्क में बिजली की फराहमी या तरसील तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। एक ऐसे वक्त में जब हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। मैं ख़ुद फेस कर रहा हूँ लोड शेडिंग, इस्लामाबाद में रहते हुए। यहाँ पे बहुत कम होती है लेकिन इन दिनों ज़्यादा हो रही है और आप लोग भी इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो इन हालात में एक दिन में जो बिजली की तरसील बताई गई है वो 24,284 मेगावाट हुई है और यही रिकॉर्ड जुलाई 2018 यानी ये हुकूमत के इक़्तिदार में आने से पहले एक बार बना था, जब 20,811 मेगावाट बिजली की तरसील इस मुल्क के निज़ाम ने सही थी। यानी जो तरसीलाती निज़ाम है वो इस काबिल था कि 20,811 मेगावाट बिजली की तरसील की गई थी। इस वक्त 24,284 मेगावाट है। तो आप लोग बताएं कि अगर बिजली की तरसील इतनी अच्छी है तो इसका कोई फ़ायदा आप लोगों को हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अभी भी बदस्तूर लोड शेडिंग उसी तरह जारी है जिस तरह कुछ दिन पहले थी। दावा तो किया जा रहा है कि कम कर दी है, कितनी कम हुई है ये आप लोग बताइए। बिजली की पैदावार में इजाफे के साथ साथ हुकूमत ने दावा किया है कि जो तरसीलाती निज़ाम है उसे भी बेहतर कर दिया गया है। आखिर में जाते जाते एक और अच्छी खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रात ये फ़ैसला किया था काबीना इजलास के दौरान गुज़िश्ता शाम कि वो प्रोटोकॉल नहीं लेंगे और उसमें कमी करेंगे, सिक्योरिटी में भी कमी करेंगे, जिस पे बाज़ लोगों ने ये राय दी कि आप अपनी सिक्योरिटी कम ना करें, सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, वो कोई इतना ज़्यादा उसके ऊपर ख़र्चा भी नहीं है और बतौर हेड ऑफ़ स्टेट ये आपके लिए ज़रूरी भी है। और जिस तरह का उनका एक स्टांस रहा है बहुत सारे मामलात को लेकर, तो सिक्योरिटी तो बहरहाल उनको कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रोटोकॉल के मामले में उन्हें अगर वो चाहते हैं कि कम करें तो वो कम कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें एज़ पर SOPs लेनी चाहिए। वो एक प्रोटोकॉल बुक बनी हुई है, SOPs के तहत उनको वो सिक्योरिटी लेनी ही पड़ेगी। खैर, इस सारे मामले में मोटरवे पुलिस की जानिब से एक बयान सामने आया और उन्होंने वज़ीर आज़म के इस बयान को सराहते हुए फ़ौरी तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आइंदा उनका कोई भी अहलकार गैर ज़रूरी तौर पर किसी ऐसे हुकूमती शख्स को
پروٹوکول نہیں دے گا جو پروٹوکول کا اہل نہیں ہے یا SOPs کے تحت اس کو پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے لیکن پھر بھی وہ لے رہا ہے تو اس سے وہ آئندہ یہ سہولت نہیں دیں گے. آپ نے دیکھا ہے لمبے لمبے جب قافلے چلتے ہیں تو آگے موٹر وے پولیس کا پورا کانوائے ہوتا ہے یا ان کا جو پائلٹ ہے وہ ساتھ چلتا ہے. تو اب یہ سلسلہ بھی مکمل طور پر روکنے کا اعلان کیا گیا ہے. تو اداروں نے بھی سپورٹ کی ہے وزیر اعظم کے اس فیصلے کی اور آج کل کابینہ میں ہونے والا جو فیصلہ تھا اس کی نوٹیفیکیشن یا اس کی کاپیاں گورنر ہاؤس، وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء، وزیر مملکت اور جو حکومتی شخصیات جو اس پروٹوکول کے معاملے میں بہت زیادہ انوالو رہتی ہیں ان کو بھیج دی گئی ہیں اور ان کو وزیر اعظم کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے تاکہ آئندہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خبریں اور بھی بہت سی ہیں لیکن اذان کا وقت ہے, ابھی ختم کرتے ہیں اپنی گفتگو. بات کرنا تھی وزیر اعظم کی پریشانی کے حوالے سے. وہ کس معاملے کی وجہ سے پریشان ہے, وہ ایک بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا ایک الگ ٹاپک ہے. میں نے سوچا تھا آج میں کور کر لوں گا لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے آج کے دن اسے کور نہیں کر رہا. وہ ولاگ میں انشاءاللہ کل اپلوڈ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ملک کی کون سے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے وزیر اعظم کی پریشانی یا تشویش بڑھ رہی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. پاکستان کے لیے ڈھیروں دعائیں. میڈ ان پاکستان, بی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی والا فارمولا, اس پر عمل ضرور کرنا ہے. پاکستان اس شعبے میں بہت تیزی سے انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. خدا حافظ.